बीजेपी डिरेल हो गई है इसलिए ये लेके आ रही है। और मुझे लगता है कि सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि चुनाव में हमें जो मसाला है नहीं मिल रहा, गर्मी नहीं दिख रही चुनाव के अंदर, लेकिन अब चुनाव लग रहा है कि चुनाव हो गया है। और कांग्रेस कह रही है कि हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी। ये जो लोग, जी आमिर जी, जिन लोगों को चुनाव में मसाला नहीं दिख रहा था, ये एक्चुअली पटकथा उनके लिए ही है। जब चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा जा रहा था, जब चुनाव में ये कोई हिंदू मुसलमान बात नहीं हो रही थी, इस तरीके का नैरेटिव नहीं था, तो वो कौन लोग हैं जिनको चुनाव इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। और अगर बात इंटरेस्टिंग लगने या नहीं लगने की होती है, तो मैं एक सिंपल 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ आमिर जी। आज हमारे देश का विपक्ष बौद्धिक रूप से इतना विपन्न हो चुका है कि उसको अपनी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी एक तरीके से लेफ्टिस्ट कुनबों के चरणों में रखनी पड़ रही है, तब जाकर के वो एक भी बात बोल पा रहे हैं। ये कौन सी बात होती है? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करने की बात होती है। और मुझे लगता है पूरा का पूरा जो पूरी समस्या की जो जड़ है वो इस वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के आहट से यहां से शुरू हुई है। आप देखिए, वेल्थ किसका रीडिस्ट्रीब्यूट होगा? जो काम हमारे पुरखे संविधान को लिखने वाले नहीं कर सके, जो नेगोशिएशंस पटेल और अंबेडकर नहीं कर सके, वो नेगोशिएशन आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे। क्या समझते हैं अपने आप को ये लोग? उनको क्या लगता है, इनको समाज के ताने बाने का कोई आइडिया नहीं है क्या? नहीं, आप बिल्कुल पटे हुए हैं, खोज कर लाते हैं ऐसे लेखक को। मैं आप नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, आप अपनी बात रखिए प्रोफेसर साहब, वो अपनी बात रखेंगे। बताइए जिस तरीके से आप जैसे नगीने प्रोफेसर को चुना गया, 4 बार हाथ उठाया, जो जिस प्रक्रिया के तहत आप जैसे नगीने को चुना गया, उसी प्रक्रिया के तहत मैं भी चुनी गई। अरे आप क्या है बताने की जरूरत नहीं है। क्यों हो रहे हैं प्रोफेसर? आप क्या है बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या हूं बताने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे चुनाव में हिंदू मुसलमान, जैसे चुनाव में एक सेकंड मेरा निवेदन है सुब्राष्ट्र अपनी 1-1.5 मिनट बात रख ले, फिर आप 40 सेकंड अपनी बात और रख ले, फिर उसके बाद रिएक्ट करेगा। अमीक जमाई रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं। ओके सुब्राष्ट्र, कंप्लीट योर पॉइंट। जिस तरीके से इस चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए विपक्ष को हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है, उसी तरीके से इस डिबेट में मेरे बातों का जवाब नहीं देने का जब मादा है, तो मेरे ऊपर पर्सनल आक्षेप कर रहे हैं। जिस प्रक्रिया से आप प्रोफेसर बने हैं ना, उस प्रक्रिया की अगर बखिया उधेड़नी शुरू कर दूं तो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगी, इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मुझे आपकी तरह मैं पर्सनल आक्षेप नहीं लगाऊंगी। मैं जो पूछ रही हूं वो बताइए ना। कहा क्या तेजस्वी यादव बिहार में भूमिहारों से जमीन लेकर के यादवों में बांट देंगे? क्या करना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए ना। तेजस्वी यादव के पास आज जो इतनी जमीन पड़ी हुई है, वो क्या वो ईबीसी समाज में बांट देंगे? कहिए कि तेजस्वी यादव अपने लचीन नहीं कहिए ना कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने चारा घोटाला के तहत जो कुछ भी संपत्ति अर्जित की, वो बिहार के गरीब मजलूम लोगों में बांट देंगे। कह दीजिए। न कहने की हिम्मत नहीं है, कहने की औकात नहीं है आप लोगों की। लेकिन हिंदू मुसलमान शब्द पे आप लोगों को बहुत राजनीति क्या औकात। अरे आप चुप रहिए। आप जैसे प्रोफेसर और आप जैसे तमाम नेताओं को मैं धता बताती हूं। आप लोग पर्सनल आक्षेप के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और मैं बता दूं, यही बौद्धिक विपन्नता है आमिश जी, जिसकी वजह से आज कांग्रेस लेफ्टिस्ट नेताओं के पूरे चंगुल में फंस चुकी है। बिल्कुल बोलूंगी। ओके प्रोफेसर नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर, आपको खराब लग रहा है? आप गठबंधन तोड़ दीजिए। आपको खराब लग रहा है? आप कहिए कि राहुल गांधी जैसे बौद्धिक घबरा रही हो? नेता के साथ। अरे घबराती क्यों हो? जवाब सुनो ना। नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी? बहुत अपने आप को भूमिहार कहती हो, तो सुनो ना। सुनने की हिम्मत है क्या? आप सुनने की हिम्मत है? कौन तुम? हमारे कहा कि मैं भूमिहार? तो कैसे बोला भूमिहार? कैसे भूमिहार और यादव पे बात किया? कैसे बात किया भूमिहार और यादव पे? नहीं, जहां पे मेरे कास्ट को अज्यूम किया जाए, थर्ड क्लास, जहां पे मेरे कास्ट को अज्यूम किया जाए, मैं कैसे बैठ सकूं? मैं थर्ड क्लास की हूं? कौन बोला? आपने बोला। आप अपनी औकात यहाँ पर आपने बोला भूमिहार और यादव। मैं तो और यादव की चर्चा। मेरा निवेदन है कि एक करके सुब्राष्ट्र प्रोफेसर नवल किशोर और सुब्राष्ट्र, मेरा निवेदन है एक करके बोले। प्रोफेसर नवल किशोर को 40 सेकंड दे दिए जाए। सारी संपत्ति को, ठीक है, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन पर्सनल कमेंट्स नहीं। प्रोफेसर नवल किशोर, पर्सनल कमेंट्स नहीं। वो अपनी बात रख रही हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, और मेरे लिए दोनों सम्मानित हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर साहब, नहीं, मेरे लिए सब लोग,
मेरे लिए भी सब लोग सम्मानित है, लेकिन जब खुलेआम यादव और भूमिहार का नाम लेकर कोई बात करता है तो उसके बौद्धिक दरिद्रता पे शर्म आती है मुझे। जिस बिहार की चर्चा कर रही हैं वहीं पे सृजन घोटाला हुआ, वही मुजफ्फरपुर सेंटर हेम रेप केस हुआ। बताइए ना, शर्म आती है बोलने में। कौन थे सरकार में वो? आपको मैं इतना बताना चाहता हूं कि बौद्धिक निम्नता है, आपको मालूम ही नहीं है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की जा रही है, कही जा रही है संवैधानिक स्तर पे जो राजपाट है। आप नहीं ना, अब फिर गाली, कौन गाली दे रहा है? गाली देते देते तो सदियों बीत गया, आप क्या बात करते हैं? गाली हम लोगों ने सुनी है। गालियों के खिलाफ में जब खड़ा हुआ तो आप लोग बोले कि जंगल राज है, बिहार में जंगल राज था। अरे कौन? सदियों से आपको नहीं पता चलेगा, आपको कहाँ अनुभव हुआ? अरे अनुभव कहाँ है? आपको उसका अनुभव नहीं है। आप लोगों की औकात भी यही है, जाति के ऊपर जाति तो है, जाति तो है इस देश में। आपका समाज, अरे आपकी औकात क्या है? आप खुद बता रही हैं। जब तक जाति के ऊपर नहीं उठेगा, बिहार क्या पूरे देश का बंटाधार होगा। आपको मालूम ही नहीं और मैं आह्वान करना चाहती हूं, मतलब भी मैं बिहार की जनता से और भारत की जनता के सामने आह्वान करना चाहती हूँ, जो नेता केवल कास्ट की बात करे, जो नेता केवल और केवल धर्म की बात करे, उन नेताओं का सामूहिक बहिष्कार। जी 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 अमीक जमाई, ये तो किसी से छुपा नहीं है। अमीक जमाई, एक सेकंड, अमीक जमाई देन गौरव भाटिया। अमीक जमाई, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि इस देश के अंदर, इस देश की राजनीति के अंदर वोट बैंक की बात होती थी। एमडी मुस्लिम दलित बीएसपी का नारा था और उनका वोट बैंक था। एमवाई समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा। एमवाई की बात ही लालू यादव की पार्टी आरजेडी करती रही और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रही है। और इसके अंदर प्लस जो भी होता रहा तो पॉलिटिक्स इसके इर्द गिर्द चली है और तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा इस कदर रही है इस देश के अंदर कि कई बार कई मौकों पर वो सार्वजनिक भी हुई है। क्या आपको लगता नहीं है कि उसी तुष्टीकरण को ढाल बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पे वार किया है और कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो संपत्ति यहां से लेगी और एक खास वर्ग को देगी? चलिए, प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि हमारी सरकार आ रही है। 10 साल की जिनकी सरकार है उनको अपने काम पर देश को बताने में, विजन को बताने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज की डेट में रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल मुद्दों की बात करना चाहता हूं, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए आप। जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल वेल्थ या नेशनल कैपिटल की बात करते हैं, बिल्कुल, ये इस देश का सबसे बड़ा हीरो कौन है युवाओं का? शहीद आजम भगत सिंह। फिरोज शाह कोटला का जो आखिरी दस्तावेज है उसमें वो कहते हैं कि देश में जो वेल्थ है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में 73 करोड़ लोग ऐसे हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, मुझे नहीं पता, उनकी 8 रुपए से 20 रुपए पे गुजर बसर करते हैं। फिर अभी प्रधानमंत्री जी खुद पोस्टर और बैनर लगवाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं को राशन के जरिए खाना खिला रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़े तबके का हालत नाशाद है, उनके पास नौकरी नहीं है। अखिलेश जी ने कहा कि वो सारे युवा जो डिप्लोमा करेंगे, समाजवादी सरकार, अगली सरकार ये गारंटी करेगी कि अर्बन यूथ गारंटी के तहत उसको नौकरी मिलनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर क्यों जवाब नहीं देते हैं? ये जो अग्निवीर जो ठेके की नौकरी है, ठीक है, गौरव भाटिया, और उसकी हम परमानेंट नौकरी करेंगे। अखिलेश यादव का बड़ा हमला है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है और यूपी में अखिलेश जी की, सपा की 79 सीट्स आ रही हैं। गौरव भाटिया, रिएक्ट टू दिस। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पंचर साइकिल है। इससे पहले भी कांग्रेस और सपा मिले थे, क्या हश्र हुआ था हमने देखा था 2017 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन क्योंकि इन्होंने पिछड़े वर्ग की बात करी तो सबसे पहले तो एक सवाल जनता पूछती है, जब से सपा बनी है यादव परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष बना है क्या? पिछड़ों की बात कर रहे थे। अच्छा, सपा की तारीफ बात मत करिए गौरव भाटिया जी। दूसरी बात ये बताओ, बीच में ये बताओ, इस देश का 80 करोड़ हिंदू बोलते नहीं है, राशनों की लाइन में क्यों खड़ा है? आप बीच में बोलते नहीं है। गौरव भाटिया हिंदू राशन की लाइनों में 50 सेकंड के नरेंद्र मोदी ने क्यों खड़ा किया है?
अमित रहिए। जमाई नहीं आप हमसे पॉलिटिकल बात करिए, नहीं सपा की तारीफ करने के लिए 1 घंटे का प्रोग्राम करिए, हम भी आएंगे उसमें। तब मैं पॉलिटिकल बात करता हूं। अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया का भी राइट है अपनी नहीं बात को आप रखने का। पॉलिटिकल बात तो करो यार, समाजवादी ये की तरीका तारीफ में है, अलग से हम बात बताइए, करेंगे बौखला आपसे। गए। अभी एक मैंने उदाहरण दिया, अच्छा अमित अगर जमाई एक लेट तथ्य हिम गलत रिस्पॉन्ड हो फॉर तो 50 माफी मांग सेकंड लूंगा। एटलीस्ट। चुप करिए। गौरव दूसरा, अमीर जी मैनिफेस्टो की बात हो रही है, देखिए सपा का ही 2012 का मैनिफेस्टो है। क्यों नरेंद्र मोदी जी को यह बोलना पड़ता है कि ये बहुसंख्यक से नफरत करते हैं और मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं? जी इस मैनिफेस्टो में एक लाइन पढ़ रहा हूं, सुने सारा देश। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें ना सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेना चाहते थे, न्यायालय ने रोक दिया। इसके बाद मैनिफेस्टो की बात हो रही है। अमीर जी आप मुझे ये बताइए, आज ये पूछा नहीं जाएगा कि ये कहते हैं व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ को मजबूत करेंगे। शाहबानो का केस आया, एक 60 साल की महिला को, मुस्लिम महिला को भत्ता मिले, ये सर्वोच्च न्यायालय का, इन्होंने पलट दिया। शायरा बानो का केस आया, नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं ठीक है, अरे हम महिलाओं के बारे में का जवाब होना गौरव जी जरूरी एक है। बात पूछ रहे हैं। अमित जमाई आप बोलते हैं कि मैं पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं, तो मैं पॉलिटिकल बात कर लेता हूं, पॉलिटिकल बात कर लेता हूं। जब राशिद अल्वी कहते हैं, जब राशिद अल्वी, अमित जमाई सवाल सुनना पड़ेगा। अमित जमाई ऐसे नहीं चलेगा, सवाल तो सुनना पड़ेगा ना भैया, ऐसे थोड़ी है, सवाल तो सुनेंगे ना आप लोग। मैं ये बीजेपी को भी बोलता हूं, आपको भी बोल रहा हूं, देखिए सवाल सुनना पड़ेगा। अमित जमाई साहब को दिखाइए। अमित जमाई सवाल यह है, जब राशिद अल्वी कहते हैं कि आखिरी कतार में इस देश का मुसलमान खड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर पहला अधिकार उन्हीं का होता है, फर्स्ट राइट उन्हीं का हो जाता है, तो क्या कहिएगा आप फिर? और फिर जब कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं कि हम आर्थिक और संस्थागत सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है और कौन से वर्ग के हाथ में है। पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस कि कौन से वर्ग के हाथ में है हिंदुस्तान का धन। हाँ, और जितना आपका हक बनता है वो उतना हम आपको आपके लिए देने का काम करेंगे। 30 सेकंड। अमित जी, हम अगर ये कहते हैं कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट में एक जाति का कब्जा है, हम चाहते हैं कि वहां पे छत्री भी हो, हम चाहते हैं वहां वैश्या भी हो, हम चाहते हैं वहां कायस्थ भी हो, हम चाहते हैं दलित हो, बैकवर्ड हो, माइनॉरिटी हो, बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसमें क्या गलत है? क्या गलत है इसके अंदर? इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात है? नहीं, अब यही रुक जाइए। नहीं, अब यही रुकिए। आपने बोला ना, आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करी, सुप्रीम कोर्ट की बात है क्या? मैनिफेस्टो में सुप्रीम कोर्ट की बात लिखी गई है क्या? राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है? ये सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आपने किया है, इसलिए आप इसको अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी अधिकार है कि वो अपने ढंग से इंटरप्रेट करें इसको, बीजेपी को भी अधिकार है। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम आर्थिक और संस्थागत कराएंगे देश के लोगों की संपत्ति का, किसके पास कितना पैसा है, उसके बाद और किस वर्ग के पास पैसा है, उत्तर प्रदेश और किस वर्ग के हाथ में धन है, हम बता दे रहे हैं आपको। सुनिए ना अमित लोगन, हम आपको बता दे रहे हैं, जितना आपका हक बनता है। इस देश के विश्वविद्यालय में एक जाति का कब्जा, उत्तर प्रदेश के कप्तान डीएम पे एक जाति का कब्जा। मैं सुब्राष्ट्रा से क्यों ले लेता हूं? सुब्राष्ट्रा जब आप राशिद अल्वी के बयान को देखती हैं, राशिद अल्वी कहते हैं कि आखिरी पंक्ति में तो देश का मुसलमान खड़ा है, उसका पहला अधिकार है। और फिर जब राहुल गांधी के बयान को मैच करते हैं तो दोनों के अंदर एक सीधी लाइन सपाट दिखाई देती है कि नहीं देती? ये प्रश्न है मेरा। आमिर जी, लाइन दिखाई भी देती है और मैं एक बात बहुत संजीदगी से कहना चाहती हूँ, अगर बीच में कोई प्रवक्ता बोलना शुरू ना करें तो, राजनीतिक प्रवक्ता, जी मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ, मैं लगातार कहती आ रही हूँ कि इस देश में अगला वॉर जो होने वाला है वो कास्ट के नाम पर होने वाला है। और आप देखिए कि कौन कौन नेता हैं जो ये वॉर करवाने के पक्ष में खड़े हैं। आप आज देखिए, मैंने सिर्फ एक बात कही, भूमिहार और यादव वर्ग को लेकर के जो बात कही, वो बिहार में आम जनमानस के बीच की ये बात है कि लोगों ने, यादवों ने ऐसा माहौल बनाया, यादव नेताओं ने, गलत मैं कह रही हूं, यादव नेताओं ने ऐसा माहौल बनाया और इसमें सबसे प्रथम पंक्ति में लालू प्रसाद यादव थे, जिन्होंने ये माहौल बनाना शुरू किया कि सारी की सारी संपत्ति भूमिहारों के हाथ में है, राजपूतों के हाथ में है, और बिहार ने वो दंश झेला है। आज इनको परपराहट होती है मेरे इस बयान से। क्यों होती है? मैं तो भूमिहार समाज से भी नहीं हूं,
मैं तो, अगर आप देखा जाए तो ब्राह्मण समाज में भी एक माइक्रो माइनॉरिटी समाज से हूं, लेकिन मुझे वो राजनीति नहीं करनी। मैं सिंपल सा सवाल पूछ रही हूं, आज जो